नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी में आनुवांशिकता, जेनेटिक्स या हेरेडिटी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और आनुवांशिकता विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत माता पिता के लक्षणों को पुत्र और पुत्रियों में पहुंचने की क्रिया का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक ना? यह आनुवांशिकता कहलाती है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम माता पिता के पैतृक लक्षण का पुत्र पुत्रियों में पहुंचने की क्रिया का अध्ययन करते हैं, वह आनुवांशिकी कहलाती है। इसकी खोज 1865 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक ना? आनुवांशिकता सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह दिया था और इन्होंने बताया था इस डेफिनेशन को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग जो है आनुवांशिकता की खोज में प्रयोग जो है वह मटर के पौधे पर किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइजम सटैवा है। ठीक ना? पाइजम सटैवा पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक ना? 7 लक्षणों का अध्ययन किया और 3 सिद्धांत दिया था। ठीक ना? पहला प्रभाविता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम, थर्ड स्वतंत्र का नियम। ये 3 नियम दिया था बच्चे, इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए आप लोग, अब हम चलते हैं कि जब आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, जब सिद्धांत दिया, क्या उसके पहले भी आदि वैज्ञानिकों का यह विचार था, ऐसी सोच थी? नहीं थी बच्चे। उसके पहले विचार वैज्ञानिकों का यह मानना था कि किसी भी जीव में संतान की उत्पत्ति भगवान के असीम कृपा से होती है, यानी भगवान के इच्छा अनुसार ही उस जीव में जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनकी इच्छा होती है तो होता है और नहीं होती है तो नहीं होता है। इसी आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया बच्चे। पहला विचार था वाष्पवाद। ठीक ना? इस विचार को मानने वाले पाइथागोरस थे, जिनको आप मैथ में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने विचार दिया था वाष्पवाद और ये बताया कि प्रत्येक जंतु जीव के नर और मादा से वाष्प निकलती है। वाष्प आप जानते हैं, पानी वाष्प बन करके उड़ता है, ऐसी वाष्प निकलती हैं और नर और मादा की वाष्प जब आपस में मिलते हैं तो एक नए शिशु को जन्म देते हैं। यह विचार जो था वह पाइथागोरस का था, लेकिन तर्क विहीन था। विज्ञान उसी चीज को मानता है जिसको हम प्रयोगशाला में प्रमाणित कर सकें। ठीक ना? अगर उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो विज्ञान उसको नहीं मानता। इसका कोई प्रमाण नहीं, इसलिए यह भी सिद्धांत गलत है बच्चे। आनुवंशिकता से पहले के विचार थे, जिस समय धर्मवाद अपने चरमों पर था, धर्म के आधार पर ही सब कुछ निर्धारित था, तब की बात है। दूसरा था तरलवाद। अरस्तु, जिन्होंने जंतु विज्ञान का जिन्हें जनक माना जाता है, अरस्तु ने यह बताया कि प्रत्येक जंतु के नर और मादा से एक तरह के तरल पदार्थ का स्राव होता है और वह तरल पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक नए शिशु का जन्म होता है। ये ठीक ना? इनका सिद्धांत कुछ हद तक सही भी था। ठीक ना? इसके बाद से पूर्व संरचनावाद। डोमनकुलस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि शिशु का जन्म जो है पूर्ण निर्धारित होता है माँ के गर्भ में। वह शिशु अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में पड़ा रहता है
और समय आने पर वृद्धि करके एक शिशु का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यह भी भगवान की कृपा मात्र था, जिसमें जितनी ही संरचना बनाकर, यानी एक माँ के गर्भ में अगर 4 पूर्व संरचना निर्धारित करके शिशु उन्होंने बनाया तो वह 4 ही को जन्म दे सकते हैं। ऐसा इनका मानना था कि पूर्व निर्धारित चीजें हैं। आज भी जब कोई किसी पंडित को हाथ दिखाते हैं तो वो लोग बताते हैं कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं। ये सब क्या है? ये सब धार्मिकवाद की विचार हैं। तो ये धार्मिक संरचनाएं थे। कणिका में डार्विनवाद ने बताया, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जंतु के शरीर में नर और मादा में भिन्न भिन्न तरह के कण होते हैं और वह कण जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नए शिशु का जन्म होता है। ये पुरानी धारणा थी। जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की मटर के पौधे पर, पायसम सटिवा पर, और अपना 3 नियम रखे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और तथ्य सहित प्रमाणित जब किए, और उन्होंने कहा कि किसी भी जीव जंतु में शिशु का निर्माण भगवान की असीम कृपा से नहीं होती है, यह एक विधि है और इस विधि के माध्यम से, यह प्रोसेस के माध्यम से ही ऐसा होता है। तो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, यानी ये सभी लोगों ने, ये जितने लोग थे धर्मवादियों ने क्या किया कि मिल करके और उनको वैज्ञानिक समूह से हटा दिया, बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत करने के बाद उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को एक पुस्तक में, ठीक ना, एक पुस्तक में उन्होंने इसको लिखित अक्षरबद्ध किया और बद्ध करने के बाद, अक्षरबद्ध किए और करने के बाद वो बेचारे मर गए। मरने के बाद उनको कौन पूछता है? तब जब आधुनिकता आई, तब जो है विश्व के 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डिवीज, हालैंड के रहने वाले, इंग्लैंड के सर मॉन्क और कोरेंस, ये 3 वैज्ञानिक, इनको आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। वैसे देखिए 3 तरह की चीजें आएंगे आपको। आनुवंशिकता की खोज किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ह्यूगो डिवीज, सर मॉन्क और कोरेंस। तीनों का नाम होगा। अगर किसी एक का नाम है तो उस पर भी ट्रिक लगा देंगे। 4 ऑप्शन होता है, उस 4 में तीनों का एक नाम हो, सिर्फ एक ही का नाम दिया हो तो उस पर ट्रिक लगाएंगे। अगर तीनों दिया है तो ऑल इज बेस्ट है, ठीक ना। तो ये आधुनिक आनुवंशिकता के जनक जो है ह्यूगो डिवीज, सर मॉन्क और कोरेंस को माना गया। इन लोगों ने इन्हीं के उस पुस्तक का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद प्रयोग किया और प्रयोग में इनके द्वारा बताई हुई नियमों को सत्य पाया। और सत्य पाने के बाद जब पूरे विश्व मंच पर वैज्ञानिकों के सामने रखा तो वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता के जनक का उपाधि जो है इन तीनों साइंटिस्टों को दिया, ठीक है। इन तीनों लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। आज से 50 साल पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही इस तथ्य को प्रमाणित कर चुके थे। हम लोगों ने तो सिर्फ उनकी किताब का अध्ययन किया और अध्ययन करके ही उनको प्रमाणित किए। इसलिए इनको आधुनिक आनुवंशिकता का जनक माना गया और इनको जो है आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। एक और आता है मानव आनुवंशिकता के जनक, ठीक है ना। देखिए मानव पर अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे बच्चे, पूरा एक्सपेरिमेंट मानव पर किया गया है। तो मानव आनुवंशिकता का जनक जो है फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, ठीक है ना बच्चे। यह चीजें हैं, हमारा शेष चीजें हम आपको कल बताएंगे।